छोड़ो भी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आरव, नामुर, ईशान खड़ा हुआ और आरव और थैच को इशारा किया, इसे पकड़ो। ओह, ठीक है। उन दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उछल पड़े। व्हाइटबियर्ड के हाथों से शराब का जग और नगीनाटा छीन लिया और फिर व्हाइटबियर्ड को जोर से खींचकर बिस्तर पर दबा दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हाइटबियर्ड ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाया। ईशान व्हाइटबियर्ड के सामने खड़ा होकर बोला, वक्त नहीं है ओयाजी, थोड़ा सहयोग करो। अगर जल्दी ठीक होना है तो घूमना फिरना बंद करो। मनीष और बाकी लोग हमारे सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। ईशान की बातें सुनकर व्हाइटबियर्ड भी समझ गया। फिर उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं तुम मुझे ठीक कर पाते हो या नहीं। सभी की उत्सुक और उम्मीद भरी निगाहों के बीच ईशान का हाथ व्हाइटबियर्ड की चौड़ी छाती पर रखा गया और एक कैंची से उसने उसके चारों ओर बंधी पट्टियों को काट दिया, जिससे व्हाइटबियर्ड का घाव दिखाई दिया। घाव दिल के थोड़ा दाहिनी ओर क्षैतिज था, मानो पसलियों के बीच के गैप में घुस गया हो। हालांकि जहाज के डॉक्टरों ने उसे टाके लगा दिए थे, शायद इसलिए क्योंकि व्हाइटबियर्ड को पहले उठने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर भी घाव फिर से फट गया था। फटे हुए घाव से बहता खून चमकीला लाल नहीं था, बल्कि उसमें काले कण थे जो बहुत भयानक लग रहे थे। यह पता नहीं था कि यह किस तरह का विष था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्हाइटबियर्ड इससे गिर जाएगा। आखिरकार उसका घाव मूल रूप से उसके दिल के पास था, बिना किसी बफर टाइम के विष उसके पूरे शरीर में फैल गया था। वह अब तक किसी तरह टिक पाया था, जिसका श्रेय व्हाइटबियर्ड की अमानवीय शारीरिक बनावट को ही दिया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वे दर्जनों घंटे पहले ही मर गए होते। गहरी सांस लेते हुए ईशान ने अपना हाथ व्हाइटबियर्ड के घाव पर रख दिया। जुड़वा पवित्र वापसी शील्ड। ईशान की हथेली से एक हल्की सी झिल्ली फैली, जिसने पूरे घाव को ढक लिया और फिर फैलकर उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उपचार के अलावा व्हाइटबियर्ड को उसके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना आवश्यक था, इसलिए ईशान उपचार के लिए इसे केवल अपने पूरे शरीर में ही फैला सकता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड की प्रतिकर्षण शक्ति धीरे धीरे प्रभावी हो रही थी। व्हाइटबर्ड को अचानक अपने पूरे शरीर में बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। वह बेहद आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। वह यह पता नहीं लगा सका कि ईशान के पास किस प्रकार की शक्ति है, इसलिए कुछ समय के लिए वह ईशान की तथाकथित क्रिप्टोफल शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। जैसे ही ईशान ने व्हाइटबियर्ड पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी नेन शक्ति का प्रयोग जारी रखा, उसने व्हाइटबियर्ड के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर आरव और नामुर ईशान को परेशान करने के डर से घबराहट में केवल चुपचाप सांस लेने का साहस कर रहे थे। वास्तव में ईशान ने व्हाइटबियर्ड का इलाज करने के बारे में निर्णय लेने में हिचकिचाहट दिखाई थी। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मूल कहानी में व्हाइटबियर्ड की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु एक युग के अंत का प्रतीक थी, जिसका एक विशिष्ट महत्व था। हालांकि अब जब ईशान के पास ओरिहाइम का कार्ड था और उसे असाधारण उपचार क्षमताएं प्राप्त हो गई थीं, तो वह सोच रहा था कि क्या उसे वास्तव में व्हाइटबर्ड को इस तरह मरते हुए देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं, अगर ईशान न आता तो आरव और नामुर व्हाइटबर्ड को कभी नहीं रोक पाते। उसके आखिरी शब्द इस बात का संकेत थे कि वह मरने के लिए तैयार था और युद्ध में शामिल होने का इरादा रखता था। अगर व्हाइटबियर्ड के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया और उसे मरीन्स से लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, तो कहने की जरूरत नहीं कि व्हाइटबियर्ड सचमुच बर्बाद हो जाएगा। यह युद्ध मरीन्स की जीत में ही समाप्त होगा और नए युग की शुरुआत भी होगी।
लेकिन समस्या यह थी कि ईशान के हस्तक्षेप से मूल कहानी पहले ही बदल चुकी थी। शिखर युद्ध नहीं हुआ, आरव पकड़ा नहीं गया और वर्तमान युद्ध एडवार सागर में स्थानांतरित हो गया। कहा जा सकता है कि सब कुछ पहले से ही अपने मूल पाठ्यक्रम से अलग था। इस स्थिति में पुराना युग समाप्त हो चुका है। ईशान के लिए नए पैटर्न का क्या महत्व है? आगे का भविष्य तो पहले से ही अनिश्चित है। बाकी बातों को छोड़ भी दें तो ईशान को यकीन नहीं हो रहा कि टीच, वो कमीना, फिर से आकर व्हाइट बियर्ड का गुरा नोमी छीनने की हिम्मत करेगा। अगर उसने हिम्मत दिखाई तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सफाया हो जाएगा। दरअसल अगर व्हाइट बियर्ड मर जाता तो ईशान के पास व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की बची हुई सेना पर कब्जा करने और एक नया योंको बनने का मौका जरूर होता। हालांकि कब्जा करने के बाद समस्याएं खड़ी हो जातीं। उसे व्हाइट बियर्ड का बदला लेने की भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। दूसरे शब्दों में उसे व्हाइट बर्ड पायरेट्स का नेतृत्व करना होगा और पूरी नौसेना का सीधा सामना करना होगा। इसके अलावा उस समय बाकी दो योंको, बिग मा और कार्तिक भी मुसीबत मोल लेने आ सकते थे, यह परखने के लिए कि क्या ईशान एक योंको के रूप में उनके साथ खड़े होने के योग्य है। ये सभी घटनाक्रम इसके बाद होने वाले पूर्वानुमानित घटनाक्रम हैं। हालांकि अगर हम दूसरी तरह से तर्क करते हैं तो हम पाएंगे कि अगर व्हाइट बियर्ड मरता नहीं है बल्कि यह युद्ध जीतता है तो यह ईशान के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले ईशान को पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की दोस्ती हासिल करनी होगी। इस दोस्ती में व्हाइट बियर्ड की कमान में 43 समुद्री डाकू दलों के दसियों हजार समुद्री डाकू शामिल हैं। 4 सम्राटों में से सबसे बड़ा, बेहद जिंदादिल व्हाइट बर्ड ईशान का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू और ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू सबसे पक्के सहयोगी बन जाएंगे। तब तक दोनों समुद्री डाकू दल एक दूसरे का साथ देंगे, यहां तक कि नौसेना भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगी। व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण पाने और नौसेना के लाखों सैनिकों का सीधा सामना करने की तुलना में यह बिल्कुल अलग परिदृश्य है। और अगर व्हाइट बर्ड पायरेट्स युद्ध जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि नौसेना विफल हो गई है, जिससे नौसेना और विश्व सरकार की विश्वसनीयता को और नुकसान पहुंचेगा। ईशान की पहचान पहले से ही रिवॉल्यूशनरी आर्मी से जुड़ी हुई है। क्या इससे रिवॉल्यूशनरी आर्मी की भविष्य की कार्रवाइयों में मदद मिलेगी? भले ही ईशान रिवॉल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा न बनना चाहे और योंको का पद पाना चाहता हो, जरूरी नहीं कि उसे यह पद व्हाइट बियर्ड से ही मिले। वह बिग मा या कार्तिक पर भी नजर रख सकता है। इसके विपरीत व्हाइट बियर्ड उस समय उसकी मदद भी कर सकता है। ये सभी ऐसे लाभप्रद बिंदु हैं जिनके बारे में ईशान सोच सकता है। चूंकि इतिहास पहले ही बदल चुका है तो स्थिति का आकलन करने के लिए मूल कहानी पर ही क्यों टिके रहें? व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और उसके बीच इतने गहरे संबंध के साथ क्या व्हाइट बियर्ड को इतनी बेतुकी वजह से मरते हुए देखना उचित होगा? इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ईशान ने व्हाइट बर्ड को ठीक करने का फैसला किया। इस समय युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष, समुद्री डाकू और नौसेना, सभी खून के प्यासे थे। हर पल कोई न कोई गिरता रहता था, या तो गोलियों से घायल, ब्लेड से कटा हुआ, या अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के हमलों से प्रभावित। दृश्य बेहद क्रूर था। हालांकि एड युद्ध की चट्टानें बड़ी हैं और हजारों लोग लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनमें द्वीपों को नष्ट करने में सक्षम शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं, तो स्थिति की कल्पना की जा सकती है। इस युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार सैनिकों के साथ जुड़े पत्रकारों ने गोलीबारी में फंसने के डर से दूर से ही अपने चित्र प्रसारण वाले डैन मुशी का उपयोग करने का साहस किया। कुरिना ने अपना ब्लेड थामे लड़ती भीड़ को देखा और हांफने लगी। उसका चेहरा मैल और खून से सना हुआ था।
कई समुद्री डाकू उसके पैरों के पास पड़े थे, जिन्होंने पहले भी उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथों मारे गए थे। कबीर और हेलमेप्पो इस समय कुइना के पीछे थे। तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन असल में ज्यादातर समय कुइना ही उनकी रक्षा कर रहा था। चीखें हवा में गूंज रही थीं, और हर तरफ ताजा खून बिखरा हुआ था। हालांकि कबीर और हेलमेप्पो अब भी लड़ सकते थे, लेकिन जब भी वे अपने आसपास के विभत्स दृश्य देखते तो उन्हें उल्टी सी होने लगती, उनके पैर लगातार कांपते रहते। नौसेना में कई नए सैनिक थे जिन्होंने असली युद्धों की क्रूरता का अनुभव नहीं किया था, लेकिन नौसेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिक वास्तव में समुद्री लुटेरों जितने कुशल नहीं थे। हालांकि नौसेना के कई अतिशक्तिशाली सैनिकों ने इस कमी को काफी हद तक संतुलित कर दिया। अकैनू की तरफ से एनेल के किजारू से और राघव चौहान के आओकिजी से भिड़ने के अलावा मनीष अकेले दबाव को झेलने के लिए काफी नहीं था। नतीजतन डायमंड जोजू और विस्टा को मनीष के साथ मिलकर अकैनू का सामना करना पड़ा। जयदेव के शक्तिशाली मुक्के से मोरिया पहले ही गिर चुका था। ऐसे युद्ध क्षेत्र में मोरिया नुकसान में था। उसकी ताकत पूरी तरह से उसकी शैतानी फल क्षमता से आती थी, जो तभी पूरी तरह से प्रकट होती थी जब उसके पास पर्याप्त छायाएं होती थीं। जयदेव के जोरदार मुक्के से मोरिया को गंभीर चोट लगी, जिससे वह अस्थायी रूप से अशक्त हो गया, और फिर उसने वाइस एडमिरल गोपाल से मुकाबला किया। जयदेव, गोपाल ने मुक्के बरसाते हुए चिल्लाया, क्या तुम भी नौसेना के खिलाफ हो गए हो? जब से मुझे इम्पेल डाउन में फेंका गया है। जयदेव ने अपनी मुट्ठी कमर तक खींच ली और फिर जोर से वार किया। धमाका! गोपाल की काली लोहे की मुट्ठी जयदेव के 5000 टाइल ट्रू पंच से जोरदार टकराई और एक शक्तिशाली शॉकवेव फूट पड़ी, जिससे आसपास के समुद्री डाकू और मरीन पीछे की ओर उड़ गए। दूसरी तरफ रीजू, ऋतु, नैना और नाना भी वाइस एडमिरल त्सुरु का सामना कर रहे थे। रीजू फुर्तीले युद्धाभ्यास के लिए जिम्मेदार था। नाना अपनी तलवार से सीधे हमला कर रही थी। नैना अपनी क्लाइमाटैक्ट से पीछे से हमला करने के मौके तलाश रही थी, और रीतू ने अपनी डेविल फ्रूट क्षमताओं का इस्तेमाल करके उसकी मदद की। अगर उनके पास एक हीलर होता तो उनकी टीम एक बॉस का सामना करने वाले एक मानक साहसी दल की तरह होती। हालांकि अपनी वृद्धावस्था के बावजूद वाइस एडमिरल त्सुरु वास्तव में एक बॉसस्तरीय पात्र थीं। उनके स्थान के पास कई समुद्री डाकू थे जो वाइस एडमिरल त्सुरु की वाशवाश फ्रूट क्षमता से चपटे कपड़ों में बदल गए थे और असहाय होकर जमीन पर पड़े थे। वे दर्द से कराह रहे थे क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें कुचल रहे थे। इस बात से अवगत होकर नाना और अन्य लोगों ने वाइस एडमिरल त्सुरु के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की और सावधानीपूर्वक हमला किया। ये चार छोटी लड़कियां बहुत चतुर हैं, वाइस एडमिरल त्सुरु ने टिप्पणी की। कुछ समुद्री डाकू कपड़ों में बदल गए थे और इसी तरह कुछ समुद्री डाकू पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। हालांकि भावना हैनकॉक व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं से लड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन समुद्र की सरदार होने के कारण कई समुद्री डाकू उनकी स्थिति को गलत समझ बैठे। इसलिए वे सभी चिल्लाए और भावना हैनकॉक की ओर दौड़ पड़े। ऐसे लोगों का सामना करते हुए भावना हैनकॉक चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थीं। उन पर हमला करने की कोशिश करने वाला हर समुद्री डाकू उनकी लातों की चपेट में आकर पत्थर की मूर्ति बन गया। हालांकि जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं पता चला और आसपास के कुछ नौसैनिकों को भी उन्होंने लात मारी। जोरो अभी भी तेजस से जूझ रहा था, लेकिन तेजस अधीर होने लगा था। जोरो के वार को अपने काले ब्लेड योरू से रोकते हुए तेजस बोला, क्या यही तुम्हारा लेवल है? तुमने मुझे निराश किया। जोरो के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था, लेकिन यह गुस्सा तेजस पर नहीं था, यह उसकी अपनी लाचारी का गुस्सा था।
अगर वह दहाड़ भी देता और तेजस पर वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा देता तो भी तेजस उसे आसानी से नाकाम कर सकता था। इससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुबला पतला बच्चा बेपरवाही से किसी ताकतवर आदमी को चुनौती दे रहा हो। ऐसा वार उसके लिए असहनीय था। बंटी और उसके समुद्री लुटेरों का इस अराजक युद्ध क्षेत्र में लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह तो अलविदा और बाकियों के साथ चुपके से भाग जाना चाहता था। लेकिन ललित और फरहान के संयुक्त हमले से बेहोश हुआ एक शांतिवादी उनके सामने गिर पड़ा। होश में आने पर इस शांतिवादी ने बंटी को देख लिया। क्लाउन बंटी, इम्पेल डाउन जेल ब्रेक के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक। हमला करो। इन शब्दों के साथ शांतिवादी से एक लेजर निकला जिससे आग की लपटें उठीं। बंटी का समुद्री डाकू दल अफरातफरी में फंस गया, चीखने चिल्लाने लगा और हर दिशा में भागने लगा। राघव चौहान से एक उल्कापिंड को चकमा देने के बाद दो फ्लेमिंगो ने शुगर के साथ आगे किसी भी टकराव से परहेज किया, लेकिन दूर कूदने के बाद उसने अपने लक्ष्य को देख लिया। एक छलांग के साथ वह लक्ष्य के सामने आ गया था। फुफ। दो फ्लामिंगो मुस्कुराया, देखो कौन है। लक्ष्य, मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए कछुए की तरह छिपे रहोगे। इस युद्ध के मैदान में तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें एक नया साथी मिल गया। लक्ष्य ने वालनट को अपने पीछे ढाल लिया, अपना नोडाची की कोकू निकाला और गंभीर भाव से कहा, दो फ्लेमिंगो, मैं तुम्हें नरक भेजने आया हूं। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला? लक्ष्य की बात सुनकर दो फ्लेमिंगो और भी जोर से हंसा। हालांकि उसकी हंसी पूरी होने से पहले ही एक आकृति अचानक बगल से निकली और दो फ्लामिंगो के कंधे से टकरा गई। दो फ्लामिंगो उस जबरदस्त झटके से लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, हाथों ने उसके टखनों को पकड़ लिया और उसे तेजी से उल्टा कर दिया। तुम कमीने, तुम कौन हो? दो फ्लामिंगो ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा। उसे एहसास हुआ कि वह हार्ट पायरेट्स से नहीं था। दो फ्लामिंगो पर हमला करने वाला यार्डी था। वह और लक्ष्य युद्ध के मैदान में वॉलनट की रक्षा करते थे, आमतौर पर बिना ज्यादा मौजूदगी के। लेकिन दो फ्लामिंगो का सामना करते ही यार्डी अचानक भड़क उठा। इस समय उसकी भुजाओं की मांसपेशियां ऊपर की ओर उभरी हुई थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन भुजाओं के हिस्से खंडित थे और यार्डी के सिर पर एंटीना दिखाई दे रहे थे और उसके मुंह के कोनों पर जबड़े थे। जोआन प्रकार कीट, शैतान फल, चींटी रूप। हाँ, यार्डी भी डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करने लगा था और उसका डेविल फ्रूट कुछ समय पहले रिवॉल्यूशनरी आर्मी मुख्यालय से किसी ने उसे ला कर दिया था। कहा जाता है कि इसे ड्रैगन ने खुद मंगवाया था। दो फ्लेमिंगो को पकड़ने के बाद यार्डी ने दहाड़ लगाई, दो फ्लेमिंगो को पकड़ लिया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। उसे ऊपर उठा लिया, फिर अचानक दो फ्लेमिंगो को एक दिशा में फेंक दिया। दो फ्लेमिंगो अभी भी खुद को रोकने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी एक विशाल पत्थर का डंडा उसके ऊपर आया और जोर से उस पर लगा। धम्म! दो फ्लेमिंगो बेसबॉल के धक्के की तरह उड़ गया। जिसने यह कदम उठाया वह उरुगे था। उन तीनों ने मिलकर सेना बना ली और यहां तक कि दो फ्लेमिंगो भी खून खांसने लगा था। तुम दो फ्लेमिंगो का शरीर हवा में रुक गया। उसके चेहरे पर विजी हंसी अंततः गायब हो गई। उसकी जगह दांत पीसना शुरू हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे घुमाया और अनगिनत धागे तुरंत प्रकट हुए जो दो फ्लेमिंगो की हथेली में एक साथ गुंथ गए। जैसे ही दो फ्लेमिंगो लक्ष्य और नीचे मौजूद अन्य लोगों की ओर अपना हाइपर किक व्हिप छोड़ने वाला था, अचानक दो फ्लेमिंगो के कान फड़कने लगे, मानो उसने कुछ अजीब सुना हो। न केवल उसने बल्कि सेनगोकू, गोपाल, अकेनु, आओकीजी, किजारू, जयदेव, मगरमच्छ, इवा, मनीष, विस्टा और अन्य सभी ने यह अजीब आवाज सुनी। आवाज कुछ धीमी थी,
जैसे बर्फ के धीरे धीरे टूटने की आवाज। नहीं, अच्छा नहीं। सेनगोकू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की, तुरंत अपने हाथों को सामने की ओर मोड़ा और चिल्लाया, सभी बल प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फिर से एक हल्की सी आवाज आई, जिसके बाद एक शक्तिशाली और हिंसक शॉकवेव आई। एक जोरदार गर्जना के साथ ऐसा लगा जैसे पूरा युद्धक्षेत्र श्रेणी 12 के तूफान में समा गया हो। युद्ध में शामिल अनगिनत समुद्री डाकू और नौसैनिक एक एक करके हवा में लुढ़कते हुए उड़ गए। नौसैनिक असमंजस में चिल्लाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ पल की असमंजस की स्थिति के बाद समुद्री लुटेरों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि वे हैरान थे, फिर भी वे उत्साह से जयकारे लगाने लगे। सेनगोकू और उसके आदमियों ने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया तथा तूफान का प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथों को अपने सिर के सामने रख लिया। दो फ्लेमिंगो, जो पहले से ही हवा में लटका हुआ था, उन सब में सबसे बदकिस्मत था। उसने न सिर्फ तेज झटके महसूस किए, बल्कि एक जबरदस्त बल का सीधा असर उसके पेट पर भी पड़ा। आह! दो फ्लेमिंगो के मुंह से तुरंत खून निकला और वह उड़ गया। तूफान थमने के बाद सेनगोकू और उसके आदमियों ने सिर उठाकर तूफान की दिशा की ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो अभी भी मुक्का मारने की मुद्रा में दुबका हुआ था। सफेद दाढ़ी। सेनगोकू ने कठोर बर्फ के एक टुकड़े को कुचल दिया जो तूफान में उसकी ओर उड़कर आया था और दांत पीसते हुए बोला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या वह अंततः प्रकट हो गया है? इस विशालकाय आकृति को देखकर समुद्री डाकू जोरदार जयकारे लगाने लगे। ओयाजी, पिताजी यहाँ हैं। यह बहुत अच्छा है। नौसेना की ओर से और जिन लोगों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से इस दृश्य को देखा, वे सभी स्तब्ध थे, उस विशालकाय आकृति को घूर रहे थे और अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। व्हाइट बियर्ड, वह राक्षस, प्रकट हो गया है। क्या हो रहा है? क्या उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी? वह अभी भी क्यों दिखाई दे रहा है? सबके सामने व्हाइट बियर्ड ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और फुसफुसाया, ईशान, क्या यह ठीक है? बहुत बढ़िया। ईशान, जो व्हाइट बियर्ड के बगल में खड़ा बहुत छोटा लग रहा था, ने अंगूठा दिखाया और कहा, लेकिन यह और भी बेहतर होगा यदि आप दो फ्लेमिंगो को मार सकें। दूसरी तरफ खड़ा आरव अपनी काउबॉय हैट को सिर पर ठीक करते हुए हंसा, यह बहुत दूर है, इतना आसान नहीं है ना? तुम गंदे बच्चे हो। व्हाइटबर्ड ने घुरघुराते हुए कहा, तुम पहले हो जिसने मुझे तुम्हारे लिए लड़ने का आदेश देने की हिम्मत की है। ईशान मुस्कुराया और चुप रहा। व्हाइटबियर्ड सीधा खड़ा हो गया, चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और सेनगोकू पर व्यंग्य किया, जो दूरी में एक विशाल बुद्ध में परिवर्तित होने के बावजूद अभी भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो, मैं बस हल्के से नमस्ते कह रहा हूं। सेनगोकू अवाक रह गया। अकैनु, किजारू और आओकिजी के बाद स्वागत हेतु चौथा व्यक्ति भी प्रकट हुआ। व्हाइटबियर्ड ने अपनी नगीनाटा पकड़ी और कदम कदम उनकी ओर बढ़ा। उसके हथियार के हैंडल का सिरा बर्फ से टकराया, जिससे एक खनखनाहट की आवाज आई। हर खनखनाहट के साथ सेनगोकू के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बनने लगीं। वह अच्छी तरह जानता था कि जब व्हाइटबियर्ड ने कहा कि वह सिर्फ हेलो कह रहा था, तो उसका सचमुच यही मतलब था। यदि समुद्री डाकू और नौसैनिक आपस में उलझे हुए न होते, तो पहले किया गया वह हवा में मार करने वाला प्रहार तूफान पैदा करने से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। सेनगोकू, गोपाल और त्सुरु, अपनी पीढ़ी के अनुभवी, सभी पहले भी व्हाइटबियर्ड से युद्ध में भिड़ चुके थे। व्हाइटबियर्ड का बचकर 4 सम्राटों में से एक बनना इस बात को बहुत कुछ कहता है। व्हाइटबियर्ड की ताकत निर्विवाद थी।
वहां मौजूद लोगों में सेनगोकू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर हुआ क्या था? पसीने से लथपथ सेनगोकू ने व्हाइट बियर्ड की छाती पर नजर डाली, लेकिन उसे कोई चोट का निशान नहीं दिखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या हो रहा है? क्या यह सब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की करतूत है और ब्लैक बियर्ड टीच ने हमें धोखा दिया है? क्या इसका मकसद मरीन्स को किसी जाल में फंसाना था? मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत संभव है। वाइस एडमिरल त्सुरु, जो पहले ही सेंगोकू की तरफ पीछे हट चुके थे, ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इससे यह समझा जा सकता है कि लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले टीच क्यों गायब हो गया। अगर यह व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकुओं द्वारा बनाई गई योजना है, तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। सुरु ने आह भरी। हालांकि इस समय गोपाल, जो अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, बोला, मुझे नहीं लगता वो बूढ़ा व्हाइटबर्ड ऐसा कुछ नहीं करेगा। हालांकि वो हमारा दुश्मन है, पर मानना पड़ेगा कि वो सीधा साधा है। सचमुच? सेनगोकू भी गोपाल की बात से सहमत होकर शांत हो गया। सोचने पर उनकी पिछली धारणा में बहुत सारी खामियां थीं। सबसे संदिग्ध बात यह थी कि अगर यह वाकई टीच और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की कोई साजिश थी, तो टीच व्हाइट बियर्ड के साथ क्यों नहीं आया? लगता है व्हाइट बियर्ड का रूप उस बच्चे ईशान से जरूर जुड़ा है। सेनगोकू ने दांत पीसते हुए कहा, उसने किसी तरह व्हाइट बियर्ड को ठीक कर दिया। धिक्कार है, हम कितने लापरवाह थे। अगर हमें यह पता होता, तो हमें उसे पहले ही रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। उस बच्चे के करेंसी फ्रूट में कितनी क्षमताएं हैं। जब वे यह बात कर रहे थे, तब श्वेत दाढ़ी वाला एकलव्य न्यूगेट युद्धभूमि में प्रवेश कर चुका था। उसके पीछे ईशान, आरव और नामुर भी थे। एक झटके के साथ उसने अपनी नगीनाटा को बर्फ में घुसा दिया, फिर अपनी बाहें फैला दी और अचानक जोर से हंस पड़ा, गुरारा। मेरे बेटों, मैं लौट आया हूं। इस घोषणा ने व्हाइट बियर्ड समुद्री लुटेरों में उत्साह की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जो उत्सुकता से उसे आते हुए देख रहे थे। मनीष, जोजू, विस्टा और 43 समुद्री लुटेरों के दल के अन्य कप्तान जोरदार जयकारे लगाते हुए व्हाइट बियर्ड की ओर दौड़ पड़े। पिताजी, यह बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। पिताजी, हम आपके बारे में बहुत चिंतित थे। ओया जी। पिता। कप्तान और चालक दल के सदस्य जयकार करते हुए व्हाइट बियर्ड की ओर झुक गए, उसके पैरों से लिपट गए और विस्मय से उसकी विशाल, प्रभावशाली आकृति को देखने लगे। व्हाइट बियर्ड स्नेह से भरी आंखों से गर्मजोशी से मुस्कुराया और झुककर अपने प्यारे बच्चों को अपनी विशाल बाहों में भर लिया। इस क्षण में व्हाइटबर्ड ने ईशान के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। एक समय उन्होंने यह मान लिया था कि वे बिस्तर पर ही मर जाएंगे, और यदि वे अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को युद्ध के मैदान में भी घसीटेंगे, तो अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और वे अपने प्रिय पुत्रों से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हालांकि ईशान के रूप ने सब कुछ बदल दिया था। उस चमत्कारी शक्ति ने बहुत ही कम समय में उसकी जानलेवा चोटों को ठीक कर दिया और उसके शरीर से सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया। यद्यपि ईशान ने उसे बताया था कि वह प्राकृतिक बुढ़ापे के बारे में कुछ नहीं कर सकता, फिर भी व्हाइट बियर्ड ने अपने भीतर एक अविश्वसनीय ऊर्जा का उछाल महसूस किया। अपनी भींची हुई मुट्ठी में उसने जो अपार शक्ति महसूस की, वह उसने बहुत दिनों से अनुभव नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे वह अचानक अपनी चरम अवस्था में लौट आया हो। पिताजी, आपके स्खम निशान कैसे गायब हो गए? व्हाइट बियर्ड की बाह से लिपटे विस्टा ने आश्चर्य से अपने पिता की छाती की ओर देखा और पूछा। उनका प्रश्न वास्तव में कई लोगों के मन में था। व्हाइट बियर्ड ने अपना आलिंगन छोड़ा, फिर से सीधा खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली
और अचानक गर्जा, व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकुओं के सभी सदस्यों, सुनो। यह चिल्लाहट तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई और सभी समुद्री लुटेरों ने अपने कान खड़े कर लिए, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और चुपचाप अपने पिता का आदेश सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि व्हाइट बियर्ड ने अपने पैरों पर खड़े ईशान की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, आज से व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को एक नया परिवार का सदस्य मिल गया है। वह ईशान है। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में शामिल नहीं हुआ है, वह आपका साथी है। वह आपका भाई है। वह आपका परिवार है। जो कोई भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, वह पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का दुश्मन बन जाएगा। समझ रहे हो न? सबको उम्मीद थी कि व्हाइट बियर्ड युद्ध के आदेश जारी करेगा, जिससे नौसेना भी अभी अभी तनाव में आ जाएगी। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब व्हाइट बियर्ड ने असल में यह घोषणा की। हालांकि स्तब्ध चुप्पी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद व्हाइट बर्ड पायरेट्स के समुद्री डाकुओं ने अचानक अपने हथियार उठाए और एक साथ चिल्लाए, वाह! एक भाई, एक नया परिवार का सदस्य, ईशान, ईशान, ईशान। उन्होंने एक स्वर में ईशान का नाम जप लिया। उनकी आंखें उत्साह और खुशी से भरी हुई थीं। मनीष और जोजू खिलखिलाकर हंसे और ईशान के कंधों पर अपनी बाहें डाल दीं। वे मूर्ख नहीं थे। ईशान अचानक चला गया था और उनके पिता को पूरी तरह ठीक करके लौटा था। अब जब व्हाइट बियर्ड ने सबके सामने औपचारिक रूप से ईशान को व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का पारिवारिक सदस्य घोषित किया, तो यह स्पष्ट था कि ईशान ही वह व्यक्ति था जिसने उनके पिता को ठीक किया था। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, जो अपने पिता की हालत को लेकर बहुत चिंतित थे, उन्हें इतने उत्साहित देखकर बहुत खुश हुए कि वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और अब उनकी सारी खुशी और कृतज्ञता ईशान की ओर थी। हाँ हाँ हाँ। आरव भी खिलखिलाकर हंसा और उछलकर ईशान को गले लगा लिया। तभी समुद्री लुटेरों की एक भीड़ ईशान पर टूट पड़ी और उसे गले लगा लिया। उन्होंने अपने पिता की वापसी का जश्न इस तरह मनाया। इसके विपरीत नौसेना की तरफ से अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। व्हाइट बर्ड का हाई प्रोफाइल रूप और युद्ध के मैदान में वापसी, ये सब इसी ईशान की वजह से हुआ था। आओकीजी गंभीर और खामोश दिख रहा था, जबकि किजारू हताशा में अपना सिर खुजला रहा था। अकेनो ने आंखें सिकोड़ी, एक सिगार जलाया और जोर से कश लिया। सिगार की चमक उसकी टोपी के नीचे की परछाई में टिमटिमा रही थी। नौसेना के सभी सैनिक व्हाइट बर्ड को देखकर स्तब्ध और कांप रहे थे। उसके पीछे से आती धूप उसकी आकृति को देवता जैसा बना रही थी, जिससे किसी के लिए भी विरोध करने का साहस जुटाना मुश्किल हो रहा था। लाइव प्रसारण के माध्यम से यह दृश्य देख रहे लोग डर के मारे अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर दुबके हुए थे। यह खत्म हो गया। वह भयानक राक्षस व्हाइट बियर्ड, वह सचमुच प्रकट हो गया। ओया जी। जयदेव ने व्हाइट बियर्ड को खुशी से देखा, उसके पास गया और बोला, बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। धन्यवाद जयदेव। पिताजी ने भी राहत भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हालांकि उसी समय व्हाइट बियर्ड की गर्दन के पास अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह वही आदमी था, मगरमच्छ। वह रेत के बवंडर में तब्दील हो गया, हवा में उड़ गया, फिर अचानक एक डेजर्ट स्पाडा से हमला किया, जिसका लक्ष्य व्हाइट बियर्ड की गर्दन थी। ओया जी। इस दृश्य को देखने वाले समुद्री डाकू चिल्लाए बिना नहीं रह सके। वे हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि मगरमच्छ का हमला कामयाब नहीं हुआ। व्हाइट बियर्ड ने अपना हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी, एक सफेद प्रभामंडल छोड़ते हुए, रेगिस्तानी स्पाडा पर लगी। प्रहार की ताकत से न सिर्फ मगरमच्छ का रेगिस्तानी स्पाडा चकनाचूर हो गया, बल्कि उसका शरीर भी रेत के गुबार में जा गिरा।
मगरमच्छ की आकृति जमीन पर पुनः प्रकट हुई, आधी झुकी हुई, उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। मगरमच्छ। व्हाइटबियर्ड ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर कुछ उलझन थी। क्या तुम ईशान के साथ आए थे? तो क्या हुआ? मगरमच्छ ने खड़े होकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। तो फिर बेहतर होगा कि अब से तुम उसके साथ रहो, व्हाइटबियर्ड ने कहा, फिर उसे अनदेखा कर दिया। धिक्कार है। मगरमच्छ ने दांत पीसते हुए व्हाइटबियर्ड की पीठ पर घूरा। इस बीच युद्ध के मैदान के दूसरी ओर जोरो और मिहॉक के बीच युद्ध अस्थायी रूप से थम गया था। जोरो अब जख्मों से लथपथ भारी सांसें ले रहा था और सामने खड़े मिहॉक को घूर रहा था। हालांकि मिहॉक उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि व्हाइटबियर्ड की जगह की ओर देख रहा था। रास्ते से हट जाओ, अचानक मिहॉक ने जोरो से कहा। इससे पहले कि जोरो प्रतिक्रिया कर पाता, मिहॉक ने अपने काले ब्लेड योरू को जबरदस्त बल के साथ घुमाया, जिससे एक विशाल तलवार की आभा निकली जिसने जमीन को चीर दिया और व्हाइटबियर्ड की ओर उड़ गई। अपनी उतावली में जोरो बस तेजी से बच निकला। तलवार की आभा उसकी छाती के पास से गुजरी और उसकी तीक्ष्णता उसके चेहरे पर चुभ रही थी। अरे नहीं! मगरमच्छ के व्हाइटबियर्ड पर पहले हुए हमले के कारण व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के सदस्यों ने अपनी खुशी पहले ही रोक ली थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब मिहॉक की तलवार की आभा आई तो उन्होंने तुरंत अपने कप्तान की रक्षा के लिए उसे रोकना चाहा। जोजो व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का सबसे मजबूत ढाल था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय व्हाइटबियर्ड ने अचानक चिल्लाकर कहा, जोजू एक तरफ हटो। जोजू एक पल के लिए झिझका, फिर एक तरफ हट गया। व्हाइटबियर्ड ने आती हुई तलवार की आभा का सामना किया और अपना नागिनाता क्षैतिज रूप से घुमाया। अपनी बाह की मांसपेशियों को उभारते हुए व्हाइटबियर्ड जोर से दहाड़ा। जैसे ही उसका नागिनाता बाहर निकला, एक ब्लेड आभा भिनभिनाती और दबी हुई आवाज के साथ एक सफेद प्रभामंडल उत्सर्जित करती हुई मिहॉक की तलवार आभा को रोकने के लिए क्षैतिज रूप से निकली। धमाका! दोनों तलवारें हवा में ही टकरा गईं। टक्कर वाली जगह से एक तेज शॉकवेव तुरंत फैल गई, जिससे 100 मीटर दूर तक फैले समुद्री डाकू और नौसैनिक उड़ गए और दर्द से चीखते हुए बाहर उड़ गए। दुनिया के सबसे महान तलवारबाज और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के बीच मुकाबला पल भर में पूरा हो गया। व्हाइटबियर्ड के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन मिहॉक गंभीर भाव लिए हुए था। जोरो उसके बगल में तलवार की आभा की दिशा में डर से देख रहा था। उसे अब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि मिहॉक ने पहले कभी उस पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। इस बीच क्रोकोडाइल और मिहॉक द्वारा व्हाइटबर्ड का परीक्षण करने के लगातार प्रयासों को देखने के बाद सेनगोकू और उसके समूह के चेहरे और भी अधिक उदास हो गए। व्हाइटबियर्ड, वह वास्तव में सुरक्षित है और ऐसा लगता है कि वह अपने चरम पर वापस आ गया है। विश्व सरकार और नौसेना की खुफिया निगरानी में व्हाइटबियर्ड का स्वास्थ्य हमेशा से ही प्राथमिक केंद्र रहा था। इसलिए सेनगोकू अच्छी तरह जानता था कि जैसे जैसे व्हाइटबियर्ड की बीमारी धीरे धीरे बिगड़ती गई और उसका शरीर कमजोर होता गया, उसने शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाया हो। अधिकांश समय जब उन पर हमले होते थे तो उनके बेटे ही उनकी रक्षा के लिए आगे आते थे। हालांकि इस बार समुद्र के 7 सरदारों में से 2 मगरमच्छ और मिहॉक के हमलों का सामना करते हुए व्हाइटबर्ड ने स्वयं कार्रवाई करने का फैसला किया। इसका क्या मतलब है? यह दर्शाता है कि व्हाइटबियर्ड में अब लड़ने की जबरदस्त भावना है और उसकी शारीरिक स्थिति ऐसे कार्यों को करने में सक्षम है। यह नौसेना के लिए एक अशुभ संदेश है। मिहॉक से यूं ही भिड़ने के बाद
व्हाइटबियर्ड के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसे यह मुस्कान पसंद नहीं आ रही थी। व्हाइटबियर्ड ने पहले जो ब्लेड का आभामंडल छोड़ा था वह क्षैतिज रूप से उड़ गया और संयोग से बंटी के शरीर के ठीक ऊपर से गुजरकर उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। अगर 12-12-9 मी चौप चौप फल के अनोखे गुण न होते तो बंटी वहीं मर जाता। तो जैसे ही उसने अपना संयम संभाला, बंटी को पसीने छूटने लगे। उसने अपना सिर घुमाया, उसका ऊपरी शरीर व्हाइटबियर्ड के चेहरे पर उछला और वह पागलों की तरह चीखा, व्हाइटबियर्ड, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? बिल्कुल जानबूझकर। वास्तव में बंटी, जो युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश कर रहा था, व्हाइटबियर्ड के प्रकट होते ही भयभीत हो गया। समुद्री डाकू राजा रवि के जहाज पर एक पूर्व चालक दल के सदस्य के रूप में बंटी ने स्वाभाविक रूप से व्हाइटबर्ड को पहचान लिया। उस जमाने में उसने और शरद ने व्हाइटबर्ड का सामना भी किया था, इसलिए उसे बहुत डर था कि व्हाइटबर्ड उसे पहचान लेगा। बंटी को डर था कि अगर व्हाइटबर्ड ने उसे पहचान लिया तो वह उसे मार डालेगा। आखिरकार रवि समुद्री डाकू और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू कभी दुश्मन थे। हालांकि दुनिया रहस्यमयी तरीकों से काम करती है। बंटी जितना छिपना चाहता था उतना ही छिपना मुश्किल होता गया। युद्ध के मैदान में कम प्रोफाइल बनाए रखने की अपनी कोशिशों के बावजूद वह अभी भी व्हाइटबर्ड के ब्लेड आभा से प्रभावित था। डर के मारे बंटी को लगा कि व्हाइटबियर्ड की नजरें तेज हैं और उसने उसे पहचान लिया है। चिंता से अभिभूत होकर वह खुद को प्रकट करने और व्हाइटबियर्ड पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि इम्पेल डाउन से भागे कैदियों ने इस दृश्य को बिल्कुल अलग तरह से देखा। व्हाइटबियर्ड का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। विश्व सरकार और नौसेना के प्रचार में व्हाइटबियर्ड को दुनिया के सबसे भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया। जिन लोगों ने व्हाइटबियर्ड को पहले कभी नहीं देखा था, उनके लिए उसका एक नजारा ही डर पैदा करने के लिए काफी था। उनके विचारों को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, वह व्हाइटबियर्ड है। लेकिन बंटी ने व्हाइटबियर्ड से ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे मारे जाने का डर नहीं था? सिर्फ कैदी ही नहीं, बल्कि लाइव प्रसारण के जरिए यह दृश्य देख रहे लोग भी इसे अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय पा रहे थे। वे देख सकते थे कि बंटी व्हाइटबियर्ड पर अपना आपा खो रहा था और उसे गालियां दे रहा था, और वे अंदाजा लगा रहे थे कि उसका क्या हश्र होने वाला है। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ जब व्हाइटबियर्ड बंटी को देखकर पहले तो चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, यह तुम हो, वह छोटा लाल नाक वाला बच्चा? तुम लाल नाक किसे कह रहे हो? लाल नाक वाला बदमाश कौन है? बंटी इस उपनाम से भड़क गया और खुद को व्हाइटबियर्ड पर फिर से चिल्लाने से नहीं रोक सका। कभी कभी बंटी सचमुच एक मूर्ख, सीधे सादे इंसान लगता था। हालांकि व्हाइटबियर्ड का मूड अच्छा था और उसने बुरा नहीं माना। वह हंसा और बोला, तो तुम भी आ गए? क्या तुम मेरा सिर लेने आए हो? लेकिन इस पल बंटी को आखिरकार होश आया। उसे याद आया कि वह किस तरह के इंसान का सामना कर रहा है। उसके पास झांसा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही, मरने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाइटबियर्ड अच्छी तरह समझ गया था कि क्रोकोडाइल और बंटी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें ईशान ने इम्पेल डाउन से बचाया था। हालांकि इन समुद्री लुटेरों के असली इरादे ईशान के नियंत्रण से बाहर थे, इसलिए व्हाइटबियर्ड को क्रोकोडाइल और बंटी के अपमानजनक शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मेरा सिर लेना तो आसान है, लेकिन इतने सारे मरीन्स के साथ क्या तुम उनका सामना कर सकते हो? अच्छा रहेगा पहले मरीन्स को पीछे खदेड़ने में हमारे साथ शामिल हो जाओ, फिर तुम सब मुझे चुनौती दे सकते हो। वहां